इसी ढंग से डिफाइन किया जाता है एफिशिएंसी को, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। चाहे आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, डीसी मशीन की बात कर रहे हो, या किसी भी डिवाइस की बात कर रहे हो, ये एक एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला है। ट्रांसफार्मर का जो ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है वो मैंने बताया है आपको काफ़ी डिटेल में, आप उसको देख लीजिएगा दोबारा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल्ड एफिशिएंसी को। जब हमने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकाल दी तो एक नया टर्म ऑल्ड एफिशिएंसी डिफाइन करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैंने आपको शुरुआत के दिन में ही बताया था कि ट्रांसफार्मर जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक है पावर ट्रांसफार्मर, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन स्टेप अप जो हमने क्लासिफिकेशन बताया था ये सबके साथ होता है, ठीक है ना? लेकिन जो ऑपरेशन के बेसिस है यहाँ पर पावर सिस्टम में, एक पावर ट्रांसफार्मर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा है एफिशिएंसी, वो बेसिकली लगता है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली जज करना है तो उसके लिए ऑलरेडी एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया था। आखिर करते क्यों हैं, ये अब मैं समझाता हूँ आपको। ट्रांसफार्मर में ब्रॉडली दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है कोर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है? शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ाया है मैंने आपको। तो यहाँ मैंने बताया था कि ब्रॉडली कौन-कौन से लॉस हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। कोर लॉस क्या होता है कि जब भी आपको ट्रांसफार्मर ऑपरेशन करना है, आपके क्या रे करंट ड्रॉ कर रहा है, क्या आउटपुट की सिचुएशन है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ़ अगर आप इनपुट का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आप रेटेड रखेंगे, तो जो लॉसेस होंगे ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स जनरेशन के लिए, फ्लक्स के सेटअप के लिए, उसको कोर लॉस कहेंगे। लेकिन आपने आउटपुट साइड में क्या लोड लगा रखा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना परसेंटेज ऑफ लोड है, फुल लोड है, हाफ लोड है, 70% लोड है, 80% लोड है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरा लॉस बताया था मैंने, कॉपर लॉस, जिसको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। वेरिएबल लॉस कहते क्यों थे? क्योंकि ये करंट डिपेंडेंट था और करंट पैरामीटर हमेशा डिपेंड करता है लोड पे। एक मिनिमम बेसिक करंट है, मिनिमम रिक्वायर्ड करंट है, जो हमेशा ट्रांसफार्मर को चाहिए फ्लक्स के सेटअप करने के लिए, ठीक है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं, एक्साइटिंग करंट कहते हैं, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो करंट ट्रांसफार्मर में फ्लो होगा, वो हमेशा लोड डिपेंडेंट होगा कि हमारे सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्टेड है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर फुल लोड है तो उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा। लोड को अगर हम कम कर दें तो उसके हिसाब से करंट वैरी करेगा। यानी ये जो पैरामीटर है करंट, ये हमेशा क्या होता है? लोड डिपेंडेंट होता है। इसी वजह से इसको वेरिएबल कहते भी हैं। इसी वजह से इससे होने वाले लॉस को क्या कहते हैं? वेरिएबल लॉस कहते हैं, क्योंकि करंट क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि लोड डिपेंडेंट है। तो आपको पावर ट्रांसफार्मर में मैंने ये बताया था कि पावर ट्रांसफार्मर या तो 0% लोडिंग पे काम करता है या 100% लोडिंग पे। यानी या तो ऑफ होता है या ऑन होता है। उसमें परसेंटेज ऑफ लोडिंग वेरी नहीं करता। यानी उसमें करंट यहाँ पर वहाँ पर वेरिएबल नहीं होता पावर ट्रांसफार्मर में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ लोडिंग होती है। आपने पिछले सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ा है, वहाँ पर आपने लोड साइकिल पढ़ा है, ठीक है? तो आप देखते थे कि घर पे भी, आप अपने घर पे महसूस कीजिए कि हर वक़्त हर तरह का सेम लोड नहीं होता। अगर आप सिर्फ़ अपने घर को एक लोड कंसीडर कर लीजिए, किसी वक़्त एसी कूलर चलाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी वक़्त नहीं च ज़रूरत पड़ती है। कभी आपको गीज़र ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी ऑफ रहता है वो। इसी ढंग से कभी वॉशिंग मशीन चलता है, कभी नहीं चलता है। तो जिस वक़्त चल रहा होगा उस टाइम लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जिस टाइम आपने गीज़र समझ लीजिए या वॉशिंग मशीन समझ लीजिए, इसको ऑफ कर रखा हो इस लोड को, तो आपके लोड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये जो आपके घर को लोड दे रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़ार्मर कौन-सा लगा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ार्मर। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 100% लोडिंग पर भी काम करता है, 70% पे भी, 80% पे भी, 50% पे भी, 40% पे भी। क्यों? ये आपके लोडिंग पर डिपेंड करता है कि जैसे रिक्वायरमेंट है हमारी, और हम जान रहे हैं कि हर वक़्त हमारी रिक्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होती है, कि हमने जो भी रेटिंग कह दिया है कि हमें हर वक़्त उतना ही पावर कंज़्यूम करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फुल्ली लोड डिपेंडेंट है। लोड डिपेंडेंट होने से क्या होगा? वहाँ पर कॉपर लॉस चूँकि लोड डिपेंडेंट है, तो कॉपर लॉस कंटीन्यूअसली वेरी करता रहेगा। कोर लॉस क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि आप 70% लोडिंग पे काम कर रहे हैं या 50% लोडिंग पे काम कर रहे हैं या 100% लोडिंग पे काम कर रहे हैं। फ्लक्स का सेटअप मैंडेटरी है ना ट्रांसफार्मर के एक्शन के लिए। तो जो फ्लक्स का सेटअप हो गया, तो कोर लॉस होगा, और कोर लॉस अगर रेटेड की बात करें तो वो तब होगा जब आपने उसमें इनपुट वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर आप उसके साथ कोई तब्दीली नहीं करें, उसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं करें, तो कोर लॉस आपका कांस्टेंट होगा। इसी वजह से कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस कहा भी जाता है। लेकिन आपने देखा कि कॉपर लॉस आपके लोड पर डिपेंडेंट है। इसी वजह से
अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हमको सही मानों में जज करना है तो उसके लिए ऑल डे एफिशिएंसी को डिफाइन किया गया है कि ऑल डे का हम पैरामीटर देखेंगे किस टाइम पे कितनी लोडिंग है हमारी, उसके बेसिस पे हम जो एफिशिएंसी निकालेंगे उसको कहेंगे ऑल डे एफिशिएंसी। इसी का दूसरा नाम है एनर्जी एफिशिएंसी, या इसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कहा जाता है। ठीक है, कि जिस ढंग से ऑपरेशन हो उसके बेसिस पे जो एफिशिएंसी निकलेगा उसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी क्यों कहते हैं? आपने अब तक देखा था जो हम निकालते हैं एफिशिएंसी, तो ऊपर किलोवाट होता है, नीचे भी किलोवाट होता है। किलोवाट से मुराद है कि वाट होता है। आप किलो और मेगा वो तो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, बड़ा है तो आमतौर पे किलोवाट में दिखाते हैं। ऊपर भी पावर वाट होता है, नीचे वाट होता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे जिसमें ऑल डे एफिशिएंसी निकालेंगे या एनर्जी एफिशिएंसी निकालेंगे या ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ जो आउटपुट दिखा रहे होंगे वो किलोवाट आवर में दिखा रहे होंगे, इनपुट दिखा रहे होंगे वो किलोवाट आवर में दिखा रहे होंगे। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का, वाट आवर। ठीक है, ये एनर्जी का, इसी वजह से इसको एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है। और क्यों हम वहाँ आवर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट ड्यूरेशन तक डिफरेंट लोडिंग रहती है। ठीक है, हमने 1 घंटा तक फ़ैन ऑन किया है, फिर हमने घर बंद करके चले गए हम ऑफ़िस, तो हमने 5 घंटे 6 घंटे अपना फ़ैन ऑफ़ रखा है, घर में फ़ैन नहीं है, कूलर नहीं चल रहा है, आपका एसी नहीं चल रहा है, तो ये हमने ऑफ़ कर रखा है। तो वो ड्यूरेशन बताना ज़रूरी होता है कि आखिर कितने ड्यूरेशन तक हमारा जो भी लोड है वो ऑन है। इसी वजह से जो ऑल डी एफिशिएंसी निकालेंगे, वहाँ आउटपुट और इनपुट दोनों ही किलोवाट आवर में निकालेंगे, और किलोवाट आवर क्या, टोटल ड्यूरेशन क्या दिखेंगे, 24 आवर। इसी वजह से इसको ऑल डे एफिशिएंसी कह रहे हैं। 24 आवर्स में हम डिफरेंट लोड साइकिल देखेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कितना हमारा कौन सा लोड कितना रेटिंग का कितने ड्यूरेशन तक है, उसके बेसिस पे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो बताइए, फिर मैं आगे एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आखिर निकालेंगे कैसे। बताइए, कोई क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये एफिशिएंसी जो अभी हमने पहले ऑर्डिनरी एफिशिएंसी देखी है और ऑल डे एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है। एक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ, फिर मैं उसको सॉल्व भी कर दूँगा। ठीक है? एक ट्रांसफार्मर है 500 केवीए रेटिंग का। ये रेटिंग दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का। ठीक है? अब इसमें दिया हुआ है कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी 98.6 है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आ किस केवीए पर रही है? ये आ रही है 350 केवीए पे और यूनिटी पावर फैक्टर पे। ठीक है? अब ये बता रहा है कंप्लीट कि ड्यूरिंग लोड, मतलब ड्यूरिंग डे कहिए, ड्यूरिंग इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। 6 घंटे तक 300 केवीए है और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पीएफ का लोड है। ठीक है, 4 घंटे तक 240 किलोवाट है। देखिए यहाँ रेटिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवीए लिखा हुआ है, यहाँ किलोवाट लिखा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं बताऊंगा लेकिन इस बात का ख्याल आप अभी से ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए इस पे। और ये दिया हुआ है 0.6 पावर फैक्टर लीड। फिर यहाँ दिया हुआ है 5 घंटे तक, 5 घंटे तक कोई लोड नहीं है, ऑफ है सब चीज़ें। ठीक है, फिर दे रखा है कि 9 घंटे तक 225 केवीए है और यूनिटी पावर फैक्टर है। तब हमसे कह रहा है कि इसकी ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दीजिए। जो हमने पहले एफिशिएंसी निकाला था उसमें कभी भी इस ढंग से वेरिएशन दिया होता है ऐसा क्या, कि 6 घंटे तक कुछ लोड है, 4 घंटे तक कुछ है, 5 घंटे तक कुछ है, 9 घंटे तक नहीं है। क्यों? ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉपर लॉसेस निकलेंगे हमारे, और टोटल सम ऑफ कॉपर लॉसेस देखेंगे हमारे 24 घंटे में क्या हुआ। ठीक है, ये कंडीशन जो दिया हुआ है मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसका इस्तेमाल करके हम आयरन लॉस निकालेंगे, क्योंकि आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट है, तो सिंपली उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आयरन लॉसेस हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं ओवर द टाइम। इसको टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर अफेक्ट होता है। सिर्फ अगर आपकी वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर आप वैरी नहीं करेंगे तो आपका ये कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए इस रिलेशन को देख लीजिए कि क्या-क्या दे रखा है। सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दे रखा है हमारे पास कि 350 केवीए पर यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल देंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी का। मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएँगे तो 350 केवीए है
पावर फैक्टर आपका यूनिटी दे रखा है, अगेन 350 इंटू प्लस 2 PI, क्यों? ये होता है ना रिलेशन, मैंने आपको बताया है। तो उस रिलेशन पे फाइनली होता क्या है कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपका कांस्टेंट हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, सॉरी। तो दोनों को हमने उसके लिए 2 PI से रिलेट करें, रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। अब आप एफिशिएंसी डाल दीजिए 0.986। तो इस कंडीशन में आपकी आयरन लॉस की वैल्यू कुछ निकल कर आती है 2.4848 किलोवाट। क्योंकि ये केवीए में था, इसलिए जो वैल्यू निकल कर आएगी वो भी क्या आएगी, किलोवाट में आएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आयरन लॉस इस सिचुएशन में, कॉपर लॉस भी तो इतना ही होगा क्योंकि हमने यहाँ 2 PI रखा है। कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस होता है एफिशिएंसी के फॉर्मूला में। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कब अचीव होती है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस हमारा बराबर हो। तो ये कॉपर लॉस भी इस कंडीशन में क्या हो गया, 2.4848 किलोवाट हो गया। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे ये कॉपर लॉस है क्या, क्योंकि कॉपर लॉस हमारा लोड डिपेंडेंट पैरामीटर है, इसलिए कॉपर लॉस किस पे हुआ है, 350 केवीए पर हमको अचीव हुआ है। डिफरेंट केवीए रेटिंग पे, डिफरेंट लोडिंग पे हमारा कॉपर लॉस की वैल्यू कंटिन्यूअसली बदलती जाएगी। ये हमने नेसेसरी पैरामीटर था जो हमको निकालने की ज़रूरत थी। अब हम ध्यान देंगे डिफरेंट लोड साइकिल पे कि किस टाइम पे कितना लोड है और उससे हम कौन सा पैरामीटर निकालें और कैसे निकालें। तो हमेशा इस बात को हमको याद रखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें आउटपुट निकालना है, हमें इनपुट निकालना है, तभी तो हमारा एफिशिएंसी निकलेगा। या दूसरे ढंग से कह सकते हैं, हमें आउटपुट पता होना चाहिए और लॉसेस पता होना चाहिए, आउटपुट प्लस लॉसेस। ये भी बताया था मैंने, एफिशिएंसी इस ढंग से निकाला जाता है। ठीक है, लॉसेस हमारे पास आयरन लॉस हमको पता है, तो डिफरेंट रेटिंग पे हमने क्या करेंगे, हम कॉपर लॉस निकालेंगे। तो जितना भी, चाहे 6 घंटे का ड्यूरेशन की बात करें या 4 घंटे या 5 घंटे या 9 घंटे, तो हर एक टाइम पे हम दो पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, एक कॉपर लॉस और एक आउटपुट पावर। कॉपर लॉस और आउटपुट पावर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटे के ड्यूरेशन में क्या दे रखा है। 6 घंटे के ड्यूरेशन में आपको दे रखा है कि 300 KVA का लोड है और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का है। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर कैसे निकाला जाता है, वी आई कॉस फाई। ये क्या चीज़ है, ये वी आई ही तो है। केवीए रेटिंग को अगर डायरेक्ट अगर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो आउटपुट पावर निकल कर आता है। इसको यहाँ टाइम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एफिशिएंसी में हम करते क्या हैं, हर एक को टाइम से, हर एक को एनर्जी के टर्म फॉर्म में हम रिलेट करेंगे। आउटपुट पावर किलोवाट के नहीं, किलोवाट आवर हमारा यूनिट होगा। इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और साथ ही साथ इसको ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो 6 घंटा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एस क्या है, 300, पावर फैक्टर क्या है, 0.8, टाइम क्या है, 6। कितना निकल कर आएगा ये 1440 किलोवाट आवर निकल कर आ रहा है। आप लोग वैल्यू चेक कर लीजिएगा खुद से भी, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब दूसरा वैल्यू क्या निकालना था हमें, अब हमें निकालना था कॉपर लॉस। तो जब मैं आपको एफिशिएंसी पढ़ा रहा था और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल कर दिखा रहा था, मैंने एक टर्म वहाँ बताया था और कहा था इस चीज़ को याद रखने के लिए कि कॉपर लॉस हमारे रेटिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर इसी फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, ऑल डिफिशिएंसी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपने एक डिफरेंट रेटिंग पे आपको कॉपर लॉस पता है, तो इस रेटिंग पे कॉपर लॉस निकालना चाहेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कॉपर लॉस हमको 350 केवीए पर पता है, साढ़े, और हमें निकालना किस पर है, 300 केवीए पे। तो कॉपर लॉस एट 300 केवीए और कॉपर लॉस एट 350 केवीए, ये क्या होगा, 300 बाई 350 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है कॉपर लॉस किस पे 350 पे, सॉरी 300 पे। तो 300 बाई 350 का स्क्वायर इंटू 350 पे जो वैल्यू निकाली थी इसका डाल दीजिए 2.4848। लेकिन अगेन क्या है, ये आ रही है वैल्यू किलोवाट में, क्योंकि यहाँ किलोवाट। तो हमने बताया था कि हमको हर एक चीज़ क्या चाहिए, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ड्यूरेशन हमारा क्या है, 6 घंटा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी, कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर एट 300 केवीए, ये वैल्यू कुछ निकल कर आती है। ठीक है, ये हुआ पहले कंडीशन।
आपने सिर्फ 6 घंटे का एनालिसिस किया और निकाला क्या 2 पैरामीटर हमने एक कॉपर लॉस निकाल लिया, हमने एक आउटपुट पावर निकाल लिया। यही निकालना था हमें। अब दूसरे हम साइकिल पे जाते हैं। दूसरा साइकिल कह रहा है कि 4 घंटे तक हमारा 240 किलोवाट का लोड है, 0.6 पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का, ठीक है? फिर से हम देखते हैं क्या करेंगे हम। आउटपुट पावर निकालना है हमको। तो आउटपुट पावर क्या होता है? VI cos phi इंटू टाइम ड्यूरेशन से करेंगे, अगेन किलोवाट आवर। हमको VI cos phi दे रखा है ना, किलोवाट में दिया हुआ है, देखिए वहाँ पर केवीए रेटिंग में नहीं दिया हुआ था। 240 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 4 घंटे को। कितना आया? ये आ गया। अब हमारे पास दूसरा पैरामीटर क्या है निकालना? कॉपर। कॉपर निकालना है आपको किलोवाट आवर में, और निकालना किस रेटिंग पे है? 240 किलोवाट दिया हुआ है, लेकिन हमको हमेशा ये रिलेशन हम जानते हैं किसका है? एस का ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, उस किलोवाट को हम केवीए रेटिंग में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि किलोवाट जो पावर होता है वो एस कॉस फाई होता है, वी आई इंटू कॉस फाई। तो अगर हमको एस निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपली 240 को पावर फैक्टर से डिवाइड कर देंगे 0.6 से। तो जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो इसकी एस की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो अब हम यहाँ कॉपर लॉस निकालेंगे। कॉपर लॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये अगेन एस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? 240 अपॉन 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाई अगेन 350 पे आपको वैल्यू पता है, तो 350 पे वैल्यू क्या है? और ड्यूरेशन कितना है? ये 4 घंटे वाला है। तो यहाँ हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी वजह से इसको एनर्जी एफिशिएंसी कह रहे हैं। इसकी वैल्यू कुछ निकल कर आती है 12.982 किलोवाट आवर, ठीक है? अब इसके बाद के साइकिल के हम देखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कि 5 घंटे तक हमारे पास कोई लोड है ही नहीं। 5 घंटे पर अगर हमारे पास कोई लोड नहीं है, हमारा ट्रांसफार्मर बंद है, तो नहीं कोई करंट ड्रॉ कर रहा होगा, नहीं उसके अंदर फ्लक्स जनरेशन हो रहा होगा। तो क्या होगा हमारा, सॉरी, हमारे अगर कोई नो लोड पर है, नो लोड पे इसका क्या मतलब है कि कोई करंट नहीं है। करंट नहीं है इसका क्या मतलब? कॉपर लॉस की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंपली हम 5 घंटे तक क्या देखेंगे, इसके बाद का 5 घंटा है। हमारा आउटपुट पावर वी आई कॉस फाई होता है, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ कॉपर लॉस हमारा ये भी ज़ीरो हो जाएगा इस ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद फिर दे रखा है 9 घंटे का। 9 घंटे का अब ध्यान देंगे हम। अगेन हम क्या करेंगे? आउटपुट पावर निकालेंगे। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे? 225 पावर फैक्टर इंटू टाइम। अब अगेन हमको क्या निकालना है? कॉपर। तो कॉपर क्या करेंगे? 225 रेटिंग हमको दिया हुआ है, 350 का हमको वैल्यू पता है, और ड्यूरेशन कितना है? 9 घंटा। तो यहाँ से हमारा कॉपर लॉस निकल कर आएगा, ठीक है? चेक कर लीजिएगा वैल्यूज़ को। ये थे हमारे कॉपर लॉस आउटपुट। हमने डिफरेंट लोड कंडीशन में हमने आपको कॉपर लॉस निकाल लिया, हमने आउटपुट पावर निकाला। तो अब क्या करेंगे? टोटल आउटपुट पावर निकालेंगे, सबका समेशन कर देंगे, जितना पावर आउटपुट अब तक हमने निकाला था डिफरेंट लोड कंडीशन में। सिमिलरली फिर अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो क्या करेंगे? कॉपर लॉस भी हम, देखिए ये सब चीज़ किलोवाट आवर में होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी कॉपर लॉस हमने डिफरेंट ड्यूरेशन में निकाले सबका हम समेशन कर देंगे। और अब हमारे पास एक और लॉस की था, आयरन लॉस। तो सबसे पहले आयरन लॉस जो हमने निकाला था 2.4848 इंटू 24, इसको डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्योंकि फ्लक्स जनरेशन हमेशा हो रहा होगा जब तक कि आप उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर दीजिए और एकदम ट्रांसफार्मर को आइसोलेट नहीं कर दीजिए। आपकी 0% रेटिंग भी है जिसमें कह रहे हैं नो लोड है, तो नो लोड कंडीशन में भी आई नॉट करंट ड्रॉ करता है ना। यहाँ पर ये बोलने में मैं स्लिप कर गया था, ठीक है? तो जब आपका नो लोडिंग का सिचुएशन है तब भी आपको वहाँ पर आयरन लॉस होगा, कोर लॉस होगा, क्योंकि फ्लक्स का जनरेशन जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब मन में आया आप ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। जिस टाइम आप लोड कनेक्ट भी नहीं किए हुए हैं ना सेकेंडरी साइड में, जब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ट्रांसफार्मर ऑफ नहीं हो जाता है, वरना जब आप ऑन करना चाहेंगे अपना लोड तो वो ऑन नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा गली मोहल्ले में, जब कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो उसको मैग्नेटाइज करना पड़ता है।
इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि तुरंत लगाया ट्रांसफार्मर और वो काम करने लगा। उसको मैग्नेटाइज, जिसको आमतौर पे लोग बोलते हैं चार्ज हो रहा है, ट्रांसफार्मर को चार्ज करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस नहीं है, ठीक है? तो उसको मैग्नेटाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जब आपका लोड नहीं भी है, तब भी ट्रांसफार्मर में आपके आयरन लॉसेस होंगे, फ्लक्स सेटअप होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड करंट जो जिसको एक्साइटिंग करंट कहते हैं, वो उसमें फ्लो होता है। तो वहाँ पर आपके आयरन लॉस होगी। इस वजह से आयरन लॉस को हम टोटल 24 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम 5 घंटा यहाँ से घटा दे रहे हैं, ठीक है? तो ये वैल्यू आपकी निकल कर कुछ आती है 59, 24 गुना 48, ठीक है? 59.6352 किलोवाट आवर। अब आपको ऑल्ड एफिशिएंसी निकालना बड़ा सिंपल काम है। आपने जितना आउटपुट पावर निकाला है समेशन करके वो डाल दीजिए। आपने इसी यहीं पर आउटपुट पावर लिख दीजिए और फिर आप आयरन लॉस और कॉपर लॉस जितना आपने निकाला है, ये आयरन लॉस टोटल, ये कॉपर लॉस और ये आउटपुट पावर। तो इससे आपकी आउटपुट एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है, वो लगभग 97.945 है, ठीक है? यही आपका प्रोसीजर हर जगह करना है। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपको हर बार ये चीज़ निकालना पड़ेगा। डिफरेंट लोड साइकिल के लिए कॉपर लॉस, डिफरेंट लोड साइकिल के लिए आपको आउटपुट पावर आपको देखना पड़ेगा कि कितना फाइनली आउटपुट आ रहा है, कितना फाइनली आपका कॉपर लॉस आ रहा है। क्योंकि ये पैरामीटर है जो कि लोड डिपेंडेंट है और लोड आपका कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है। ये चीज़ें इस वैल्यूज़ से भी क्लियर कट है, दिख रही हैं। और जो आपने पिछले सेशन में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ा है, आप भी वहाँ लोड साइकिल देखा है आपने कि हर वक़्त कांस्टेंट नहीं रहता है। जिस ढंग से कभी बताते हैं कि इतना है, कभी इतना गया, कभी इतना गया। ये तो सिंपल है जिसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है। सिम्प्लिसिटी के लिए हम मान रहे हैं कि अच्छा भाई शुरुआत के 4 घंटे इतना है, उसके बाद इतना है, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ आई, इतना ड्यूरेशन के लिए। तो इस ढंग से मैंने सिंपल बना रखा है, लेकिन वो सिंपल नहीं होता ना, किसी भी टाइम पे फ्लक्चुएशन इस ढंग से हो रहा होता है। तो लोड चूँकि वैरी कर रहा होता है, इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमेशा उसी टर्म का इस्तेमाल करें जो उसको सही ढंग से रिफ्लेक्ट कर रहा हो। डिफरेंट मोमेंट पे डिफरेंट एनर्जी वेस्ट दिखा रहा हो, डिफरेंट एनर्जी कंजम्पशन दिखा रहा हो, इसी वजह से ऑल्ट एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और है जो मैं पहले बता चुका हूँ एफिशिएंसी वाले लेक्चर में, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसी पैरामीटर, इसी फैक्टर्स का ध्यान देते हुए जब हम कंपेयर करेंगे ऑल्ट एफिशिएंसी और ऑर्डिनरी एफिशिएंसी के बेसिस पे जब हम देखेंगे अपने पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, तो हम देखते क्या हैं कि जो हमारा सेम रेटिंग है, अगर एस की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा होता है कॉपर ट्रांसफार्मर से। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज़ आपके पावर ट्रांसफार्मर से बड़ा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात आपको जाननी चाहिए। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होने की क्या कंडीशन है। एफिशिएंसी मैक्सिमम होने की कंडीशन है हमारे पास कि हमारा वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस बराबर होना चाहिए। वेरिएबल लॉस मतलब कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस मतलब आयरन लॉस यानी कोर लॉस। अब चूँकि हमारे पास जब पावर ट्रांसफार्मर है वो तो 100% लोडिंग पे काम कर रहा है, तो वही ठीक है, सब प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है कि हमारी लोडिंग वेरी करती रहती है। चूँकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की लोडिंग वेरी कर रही होती है, इसी वजह से क्या होता है, उसके कॉपर लॉस की वैल्यू घट जाती है। आम तौर पे जो परसेंटेज ऑफ लोडिंग है, वो क्या होता है, 70 से 75% के आसपास होता है। आप 70% मान लीजिए, ठीक है, एवरेज लोडिंग की बात कर रहे हैं। तो जब आपका लोडिंग कम है, तो आपका क्या होगा, कॉपर लॉस भी कम होगा। लेकिन जब कॉपर लॉस कम हो रहा है, तो हमारा आयरन लॉस को भी तो कम करना पड़ेगा ताकि दोनों के दोनों बराबर हो सकें, ताकि हमारी एफिशिएंसी को मैक्सिमम हम अटेन कर सकें। तो आयरन लॉस को हमारे पास कम करने का क्या ऑप्शन है? बताइए कोई? कोई जान रहे हैं कि आयरन लॉस कैसे कम किया जाता है? आयरन लॉस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पर वोल्टेज पे। डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड वो तो वोल्टेज हो गया कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, घट रही है, नहीं घट रही है। आयरन लॉस मेनली आपका बीएम पर डिपेंड करता है और फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। ठीक है, फ्लक्स बराबर बी इंटू ए। मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया है, मुझे याद नहीं था, इसी वजह से जल्दी सेशन थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा। इस पर डिपेंड कर रहा है मेरा। ये जो वी बाई एफ भी हम कह रहे हैं ना, ये भी क्या चीज़ को दिखा रहा होता है, हमारे बी एम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बी की वैल्यू को अब हमको गिराने की ज़रूरत है ताकि हमारा आयरन लॉस कम हो सके। बी की वैल्यू कम करेंगे तो आयरन लॉस हमारा कम होगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू कम करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? ए की वैल्यू को हम बढ़ा दें,
ठीक है। तो ए की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे किस में, देख रहे हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोडिंग कम हुआ तो कॉपर लॉस कम हुआ, इसी वजह से उसमें आयरन लॉस कम करने की जरूरत पड़ेगी। आयरन लॉस कम कब होगा, जब हमारे बी की वैल्यू कम हो। बी की वैल्यू कम कब होगी, जब हमारा एरिया बढ़ जाए। ठीक है, इसी वजह से साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेम रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होता है, ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को अटेन कर सकें। ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल है इसको कई बार रिपीट कर लीजिएगा, कई बार कर लीजिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा देख लूँगा, एक आध न्यूमेरिकल और करा दूँगा इस पर। ठीक है ना। कोई समझने में परेशानी है तो पूछिए जल्दी से, पूछिए कोई। सब क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। सर एक और न्यूमेरिकल करवा दीजिए। अभी बताया ना, अभी पेंसिल डिस्चार्ज है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अभी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, 4%, 5% बच रहा है। मैं किसी और सेशन में करा दूंगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल को पहले आप रिवाइज कर लीजिए। आपको हर एक ड्यूरेशन में, हर एक लोड साइकिल के लिए देखना क्या है, कॉपर लॉस निकालना है, आपको आउटपुट पावर निकालना है। टोटल कॉपर लॉस इससे कैलकुलेट कर लेंगे हम डिफरेंट ड्यूरेशन का जोड़कर। इसी ढंग से टोटल आउटपुट पावर हम देख लेंगे डिफरेंट ड्यूरेशन का जोड़कर। और आयरन लॉस क्या है, जो पहले कंडीशन में हमने निकाला, किसी भी गिवन एक कंडीशन से अगर आप आयरन लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है, गिवन वैल्यू से, तो आयरन लॉस और कॉपर आयरन लॉस आपका कभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लोड डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है। तो आयरन लॉस को सिंपली 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल डे का आयरन लॉस निकल गया, कॉपर लॉस निकल ही गया, आउटपुट पावर आपको निकल ही गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान क्या रखनी है, यही रिलेशन बार बार याद रखना है। ठीक है, कई बार जैसे वी आई कॉस फाई दिया रहता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वाट या वाट। तो अगर आपको केवीए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, हम ये चीज़ जान रहे हैं कि वी आई क्या होता है, एस होता है। हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, अभी फेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, किलो वाट की बात कर रहे हैं, केवीए की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो ये क्या चीज़ हो गया, एस कॉस फाई। तो जब अगर हमको एस निकालना हो तो पी बाई कॉस फाई कर देंगे, ये एक जगह मैंने इस्तेमाल किया है। या पी निकालना हो तो एस कॉस फाई कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या टर्म इस्तेमाल किया है मैंने, कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। ये चीज़ें मैंने आपको जब टोटल एफिशिएंसी निकाला है, जहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट किया है, तो ये पैरामीटर लिखा था। ये चीज़ भी मैं समझा देता हूँ कि आखिर क्या है। कॉपर लॉस होता क्या है, आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, प्रोपोर्शनैलिटी चेंज नहीं होगा ना, जब तक कि कोई वेरिएबल पैरामीटर से गुना कर दें, जो कि वेरिएबल पैरामीटर उसको अफ़ेक्ट करता हो। किसी भी कांस्टेंट चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो जो कांस्टेंट क्या है हमारा, हमने कहा कि हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो है, रेटेड वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम रेटेड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया है, रेटेड वोल्टेज के स्क्वायर से। तो वीआई क्या था, एसी तो था। इस ढंग से हमने आपको बताया था कि कॉपर लॉस क्या होता है, लोड डिपेंडेंट पैरामीटर है। ये लोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग जब इनपुट साइड की बात करें कि जो मशीन है उसका गिवन है। ठीक है, लोड को भी रेटिंग के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। ये लोडिंग की बात कर रहे हैं कि कॉपर लॉस अगेन लोडिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आप इसको करंट के फॉर्म में समझ लें, आप इसको रेटिंग के फॉर्म में समझ लें, क्योंकि गिवन न्यूमेरिकल और आमतौर पे जब भी दिया जाता है तो करंट नहीं बोला जाता कि अच्छा इतना करंट फ्लो हो रहा होता है। 300 केवीए का लोड लगा हुआ है, 350 का केवीए का लोड लगा है, 200 किलोवाट का लोड लगा है, इस फॉर्म में बताया जाता है हमेशा। ठीक है ना। इसी वजह से इस वैल्यू का हमने बार बार इस्तेमाल किया है कि P1/P2 कर दिया, S1/S2 कर दिया। इसी फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया है कि आपको एक बार किसी एक कंडीशन पे कॉपर लॉस निकल जाए तो उसके मदद से दूसरे कंडीशन पे कॉपर लॉस आप निकाल सकते हैं। इस गिवन न्यूमेरिकल में हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन का इस्तेमाल करके आयरन लॉस निकाला है। उस कंडीशन पे चूंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस हमारा बराबर होगा, तो हमने वहाँ से कॉपर लॉस निकाल लिया। एक कंडीशन में हमें कॉपर लॉस निकल गया, बाकी जितनी लोडिंग दी हुई है हमारे न्यूमेरिकल में हमने हर कंडीशन पे इसी ढंग से कॉपर लॉस निकाल लिया। और याद इसमें क्या स्पेशली रखना है कि सिर्फ आउटपुट पावर नहीं निकालना है, किलोवाट आवर के टर्म्स में निकालना है। इस वजह से हर जगह हमने कॉपर लॉस निकाला हो या आउटपुट पावर निकाला हो, इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट पावर निकाला उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, फाइनल ये निकाला इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई। इसके टाइम से मल्टीप्लिकेशन की वजह से इसको क्या कह रहे हैं, एनर्जी इफिशियंसी। क्योंकि हम यहाँ किलोवाट आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर जो कर रहे हैं वो किलोवाट और किलोवाट में नहीं डाल रहे हैं, किलोवाट आवर
यूनिट चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से इसको एनर्जी एफिशिएंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात का ख्याल रखिएगा। बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा है, आप खुद से भी कई किताब और कई न्यूमेरिकल रेफर कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप जरूर बताइए मुझे, मैं दोबारा करा दूंगा इसको। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।